सभी का अभिनंदन, स्वागत मेरे साथियों हम चल रहे हैं नव परंपरावादी विचारक पर। और नव परंपरावादी विचारक उत्तर प्रत्यक्षवाद से संबंधित हैं, जो परंपरागत राजनीति सिद्धांत का पुनरुत्थान करते हैं। और पिछली 2 क्लासों में हम बहुत सारे नव परंपरावादी विचारकों के बारे में जान भी चुके हैं। और हमने बेसिकली एरिक वोएगलिन, अन्ना अरेंड, माइकल ऑक्सफोर्ड, लियो स्ट्रास आदि विद्वानों के बारे में हमने गहन अध्ययन किया है। आज हम कुछ और नव परंपरावादी लेते हैं जिनके बारे में भी कुछ जानकारी हासिल करते हैं, जहां से बार बार क्वेश्चन आ रहे हैं। हमें क्वेश्चनों को ध्यान में रखते हुए अपना कार्य करना है। मैं बार बार आपसे बोल चुका हूं कि इन पर ध्यान रखना है। डायरेक्ट सिलेबस में ये कहीं नहीं है, लेकिन क्वेश्चन आना जारी है तो हमें पढ़ना भी पड़ेगा। तो आज चलते हैं, एक प्रमुख नव परंपरावादी विचारक के बारे में पढ़ेंगे, जिनके बारे में ये बुक भी दे रखी है, डांटे जर्मनी बियॉन्ड आइडियोलॉजी द रिवाइवल ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी। तो इनके बारे में देखते हैं। ये तो हम सब जानते हैं कि नव परंपरावादी विचारक कौन से हैं। 20वीं की शताब्दी के ऐसे विचारक जो परंपरागत में पूर्ण आस्था रखते हैं, यानी कि मूल्य नैतिकता की बात करते हैं, समष्टिवादी हैं, द्वितीयक आंकड़ों का प्रयोग करते हैं। तो ये तो छोटी छोटी बातें आपको ध्यान रखनी है। अब हम चलते हैं हमारे फेमस विचारक डांटे जर्मिनो पर। तो डांटे एल जर्मिनो इनका नाम है। इनका जीवन काल 1931 से 2002 तक रहा है। ये अमेरिकन हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से संबंधित थे और इन्होंने प्रत्यक्षवाद, व्यवहारवाद की आलोचना करते हुए मूल्य और नैतिकता पर बल देकर परंपरागत राजनीति सिद्धांत का पुनरुत्थान किया। इनकी फेमस रचना थी जो बियॉन्ड आइडियोलॉजी द रिवाइवल ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी थी, जो 1963 में लेख के रूप में प्रकाशित हुई और 67 में बुक के रूप में। ये बात आपको ध्यान में रखनी है कि 67 में बुक के रूप में, 63 में लेख के रूप में। इन्होंने कहा था बेसिकली किताब में, व्यवहारवाद का बढ़ता प्रभाव अस्थायी है। एक तरीके से देखा जाए सीट और वैचारिक संघर्ष भी व्यवहारवाद की देन है। और कहते हैं कि अभी ये जो संघर्ष चल रहा है ये कोई लंबे समय तक टिकने वाला नहीं है, या व्यवहारवाद का जो प्रभाव है वो लंबे समय तक टिकने वाला नहीं है, क्योंकि आज अनेक नव परंपरावादी मूल्यों पर बल देकर परंपरागत का पुनरुत्थान कर रहे हैं। तो अभी राजनीति सिद्धांत का पूर्णतः समाप्त नहीं हुआ है। राजनीति सिद्धांत, परंपरागत राजनीति सिद्धांत आज भी जारी है। फिर ये कहते हैं राजनीति शास्त्र सचमुच आलोचना का शास्त्र है। इसका मतलब इनका कहना है राजनीति शास्त्र का प्रमुख भाग परंपरागत है। तो ये कथन भी कई एग्जामों में आ चुका है कि ये कथन किसका है। ये डांटे जर्मनी का कथन है और ये किताब भी पूछी जा चुकी है, तो ये भी आपको ध्यान में रखनी है। तो मूलतः ये अमेरिकन थे, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में इन्होंने कार्य किया था। ये सारी बातें अब कुछ ये ध्यान में रखना है, जो छोटे छोटे पॉइंट हैं। बियॉन्ड आइडियोलॉजी द रिवाइवल ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी, तो ये किताब जो इनकी है पॉलिटिकल थ्योरी, 63 में लेख के रूप में प्रकाशित हुई, 67 में बुक के रूप में। फिर उन्होंने एक किताब और लिखी थी, द मॉडर्न वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट मैकियावेली टू मार्क्स, ये भी ध्यान रखें। फिर द इटालियन फासिस्ट पार्टी इन पॉलिटिक्स, तो इस पर भी लिखा है, इटालियन फासिस्ट पार्टी पर भी लिखा है इन्होंने। और चौथा इन्होंने एंटोनियो ग्राम्स्की पर बहुत ज़्यादा लिखा। एंटोनियो ग्राम्स्की नव मार्क्सवादी हैं और जिन्होंने प्राधान्य की अवधारणा भी दी थी, और कहीं ना कहीं देखा जाए तो उपाश्रित वर्ग के शब्द का प्रयोग भी किया था, उपाश्रित वर्ग का, सबलार्टन थ्योरी का भी। तो ये एंटोनियो ग्राम्स्की पर इनकी किताब का नाम क्या है, एंटोनियो ग्राम्स्की आर्किटेक्ट्स ऑफ न्यू पॉलिटिक्स। ये सबसे इंपॉर्टेंट किताब है जो आने वाले भविष्य में आ सकती है, यानी कि जून 2025 के एग्जाम जो होगा उसमें ये किताब आ सकती है। तो आपको डरने की जरूरत नहीं। आपने अभी असिस्टेंट प्रोफेसर का राजस्थान में रिजल्ट आया, देखा अधिकांश बच्चे हमारे सिलेक्ट हुए पढ़े हुए। अब इंटरव्यू तो कोई भी ले लेता है, तो कोई इंटरव्यू के दम पर गाड़ी नहीं चलती है, लेकिन जो पढ़े हुए हैं, जितने मैसेज मेरे पास आ रहे हैं, तो अधिकांश हमारे बच्चे हैं जिन्होंने हमारे से पढ़ाई की और बोलते भी हैं कि सर आपकी ही देन है कि हम इंटरव्यू तक पहुंचे। तो बेसिकली क्या है, तो सारी चीज़ें ध्यान में रखेंगे तभी हमारा काम चलेगा। तो हमें पढ़ाई अच्छे से करनी है। तो एंटोनियो ग्राम्स्की की बुक कौन सी है, आर्किटेक्ट्स ऑफ ए न्यू पॉलिटिक्स। ये किताब सबसे इंपॉर्टेंट है, इसको आप ध्यान में रखकर अपना एग्जाम हॉल में जाएंगे। अगली चीज़ आपको ध्यान में देते हैं, जो अगला थिंकर है मिलफोर्ड क्यू सिबली।
तो मिलफोर्ड सिबली की जो है रचना और इनके बुरे विचार, ये भी कहीं ना कहीं रिवाइवल से जुड़े हुए हैं, परंपरागत राजनीति सिद्धांत के पुनरुत्थान से जुड़े हुए हैं। और ये नव परंपरावादी थे, व्यवहारवाद की आलोचना करते हैं। तो इन्होंने किताबें भी बहुत सारी लिखी हैं जो मैं आपको लास्ट तक बताऊंगा। इनकी एक किताब तो है टेक्नोलॉजी एंड यूटोपियन थॉट 71 में। इनमें लिखते हैं व्यवहारवादी तकनीक पर बल देते हैं और कल्पना और मूल्यों की उपेक्षा करते हैं, जिसके कारण राजनीति शास्त्र में भावनाएं समाप्त हो जाती हैं। अर्थात व्यवहारवादी मूल्यों पर बल देकर राजनीति शास्त्र को नीरस बना देते हैं। तो ज़्यादा विज्ञानवाद उचित नहीं है, ऐसा बेसिकली ये कहते हैं। इनकी कुछ किताबें हैं, मैं आपको चर्चा में आपको बता देता हूँ। सिबली की MQ सिबली ने एक लिखी थी, पॉलिटिकल द ओब्लिगेशन टू द डिसओबे कॉन्शियसनेस एंड द लॉ, 70 में किताब लिखी थी। तो ये भी एक इम्पोर्टेंट किताब है, इसको भी आप ध्यान रखेंगे। फिर MQ सिबली की किताब है पॉलिटिकल आइडियाज एंड आइडियोलॉजी ए हिस्ट्री ऑफ पॉलिटिकल थॉट, ये भी किताब है। 71 की टेक्नोलॉजी एंड यूटोपियन थॉट, तो ये भी एक किताब है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। 71 की जो मैंने अभी बताई। सिबली MQ ने T पॉलिन के साथ किताब लिखी द पॉलिटिकल थ्योरी ऑफ मॉडर्न पैसिज्म, ये किताब भी लिखी है। फिर कॉन्शियसनेस किताब भी लिखी है। लाइफ आफ्टर डेथ, ये 75 की किताब है जो मैंने थंबनेल में भी आपको बताई थी। तो कम से कम ये किताब और ये किताब 71 वाली, और ये पॉलिटिकल आइडियाज वाली, और चौथी ये ऑब्लिगेशन वाली, तो ये किताबें भी ध्यान रखेंगे तो बेटर रहेगा। सिबली के बारे में भाई ओब्लिगेशन टू डिसोबे, कहते हैं ओब्लिगेशन कहाँ रहता है, उत्तरदायित्व कहाँ रहता है, जहाँ मूल्य और नैतिकता रहती है। जहाँ मूल्य नैतिकता नहीं है वहाँ क्या है, आदमी अनुसार जाता है, अपने उत्तरदायित्व को समझता नहीं है और अपने कर्तव्य पालन को समझता नहीं है। तकनीक डिसओबे को बढ़ावा देती है और ओब्लिगेशन को आपका प्रिय शिष्य, आपका आज्ञाकारी। आज्ञा की बात कौन करता है, परंपरावाद। अब आज्ञाकारी शिष्य कहाँ मिलते हैं, जब परंपरावाद रहेगा। डिसओबे कौन करेगा, अपना गुरु का आदेश की अवहेलना कौन करेगा, शासक के आदेश की अवहेलना कौन करेगा, जो तकनीक पर ज़्यादा ध्यान देगा। द ओब्लिगेशन टू डिसओबे, तो बेसिकली ये कहना चाह रहे हैं परंपरावाद में तो क्या था, ओब्लिगेशन था, आज्ञाकारिता थी, और जैसी तकनीक आया तो डिसओबे बढ़ गया। तो ये बेसिकली इंपॉर्टेंट किताब है जिसमें ये बात ये कहते हैं। दूसरी किताब इन्होंने पॉलिटिकल आइडियाज आइडियोलॉजी हिस्ट्री ऑफ पॉलिटिकल थॉट में लिखा कि जो विचार हैं वो परंपरा के अनुरूप ही होने चाहिए, तो ये बात भी इम्पोर्टेंट है। फिर टेक्नोलॉजी एंड यूटोपियन थॉट में ये किताब लिखते हैं कि वास्तव में व्यवहारवाद ने ज़्यादा तकनीक पर बल देकर राजनीति शास्त्र को नीरस बना दिया है। इस किताब में वो कहते हैं व्यवहारवाद ने तकनीक पर बल देकर राजनीति शास्त्र को नीरस बना दिया है। क्या बना दिया है, नीरस। तो ये आपको ध्यान में रखना है, इसमें आपको गड़बड़ भी नहीं करनी है कि नीरस बना दिया है। फिर सिबली ने कॉन्शियसनेस लॉ एंड द ओब्लिगेशन टू ओबे द मोनिस्ट में, इसमें भी क्या है, ओब्लिगेशन कहा किससे आता है, परंपरा से। तो ये छोटा। फिर लाइफ आफ्टर डेथ, तो लाइफ आफ्टर डेथ भी इनकी एक साइकोलॉजिकल किताब है कि आदमी जब क्या है मरने के बाद क्या, कि भाई मेरा क्या होगा, नरक स्वर्ग, ये अवधारणाएं बेटर हैं, ये आदमी को नैतिक बनाए रखती हैं, ऐसी बातें सिबली कहते हैं। लाइफ आफ्टर डेथ किताब इनकी 1975 की है। तो ये सारी बातें अगर सिबली की आप समझ जाएंगे तो आपको दिक्कत नहीं आएगी। तो ओब्लिगेशन टू डिसओबे में क्या लिखते हैं कि परंपरागत दृष्टिकोण नैतिकता और उत्तरदायित्व पर बल देता है और व्यवहारवादी तकनीकी व्यवस्था पर बल देकर आदमी को अनुत्तरदायित्व बनाता है, अवज्ञाकारी बनाता है। फिर व्यवहारवाद के बढ़ते प्रभाव के कारण उत्तरदायित्व की भावना कम हुई है, जिससे मानव विश्वास में कमी आई है। आज वास्तव में गुरु शिष्य का विश्वास भी नहीं है, समाज में आपसी विश्वास नहीं है, क्योंकि तकनीक और व्यवहारवाद बढ़ गया है। और व्यवहारवाद, पूंजीवाद, प्रत्यक्षवाद और ये विज्ञानवाद आदमी को अविश्वासी बनाता है, व्यक्ति केंद्रित व्यक्ति को करता है,
इंटरेस्टेड बनाता है, स्वतमूलक व्यक्तिवाद को बढ़ावा देता है और व्यक्ति को समाज से अलग थलग कर देता है। फिर इन्होंने कार्ल पॉपर की भी आलोचना की थी, क्योंकि कार्ल पॉपर ने प्लेटो की आलोचना की थी। तो ये कहते हैं पॉपर इनवर्स प्लेटोनिक है, प्लेटो विरोधी है। ये कथन अभी स्कूल लेक्चर में भी आया था राजस्थान में, संस्कृत वाले में। तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि वास्तव में किसको, कि कार्ल पॉपर को किसने कहा इनवर्स प्लेटोनिज्म पर आधारित है, ये सिबली ने कहा था, एमक्यू सिबली ने। तो ये छोटी छोटी बातें आपको सारी ध्यान रहनी चाहिए मेरे दोस्तों। जब आप सारी किताबें भी ध्यान रखेंगे, सब कुछ ध्यान रखेंगे, तो सिबली भी आपको ध्यान रहेगा। फिर बकल, मैटलैंड, अल्फ्रेड काबा, ये भी कहीं ना कहीं नव परंपरावाद की शाखा से जुड़े हुए हैं। जैसे बकल कहता है राजनीति शास्त्र को विज्ञान कहना तो दूर, ये कलाओं में पिछड़ी कला है। मैटलैंड भी कहते हैं कि राजनीति विज्ञान में हमें परंपरागत पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। वो कहते हैं जब मैं राजनीति विज्ञान के प्रश्न पत्र को देखता हूँ तो मुझे प्रश्नों को देखकर नहीं, शीर्षक को खुद खेद होता है। अल्फ्रेड काबा भी बेसिकली डिक्लाइन ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी में ऐसे विचार व्यक्त करते हैं। तो अब एक थिंकर और मैं आपको बता देता हूँ, जो आप है हंस जे जॉर्ज गदेमर। इनके बारे में भी ध्यान रखते हैं। इनके बारे में अभी इस बार क्वेश्चन आया था। इनका जीवन काल बड़ा गजब का है, 1990 से 2002 है, यानी कि ये देख लो कितने साल जिए होंगे, उससे आप अंदाजा लगा सकते हैं। तो बेसिकली क्या है, इन्होंने, ये जर्मनी के थे मूल, क्या के थे, जर्मन के। इन्होंने 1922 में प्लेटो पर अपना शोध किया था। तो शोध का विषय क्या था, प्लेटो के संवादों में आनंद का सार, यानी कि शुरू से प्लेटो से प्रभावित थे। ये इन्होंने लेख लिखा था और फिर इन्होंने किताब भी लिखी थी, द गुड लाइफ ऑफ प्लेटोनिक एंड अरिस्टोटल स्टडी, यानी कि प्लेटो और अरस्तु के जीवन में आनंद का सार क्या है, ये भी काम किया था। लेकिन इनकी प्रसिद्ध रचना मानी जाती है ट्रूथ एंड मेथड। ट्रूथ एंड मेथड इनकी सबसे प्रसिद्ध रचना है, जिनके बारे में इन्हें जाना जाता है। ट्रूथ एंड मेथड में इन्होंने कहा कि जो मेथड है, विज्ञान है, ये सत्य के करीब नहीं होता, ये विज्ञान, और जबकि इतिहास, संस्कृति, मूल्य जो है वो सत्य है। तो हमें मूल्य पर, संस्कृति पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, ना कि हमें विज्ञानवाद के करीब जाना चाहिए। तो ये कहना चाहते हैं। फिर इनके बारे में छोटी छोटी बातें ध्यान रखनी है कि ये कुछ ऐसे उत्तर आधुनिकतावादी थे, जैसे जैक्स दरिदा। जैक्स दरिदा के भी दोस्त थे, जैक्स दरिदा के मित्र थे। फिर ये यूर्जेन हेबरमास, जो नव मार्क्सवादी थे। यूर्जेन हेबरमास के साथ इनका पहले विवाद हुआ था, बाद में मित्रता, बाद में घनिष्ठ मित्रता। तो ये भी ध्यान रखना है कि इनकी मित्रता भी रही है। इनका विवाद जो हुआ था, क्योंकि ये हिटलर के भी कहीं ना कहीं इन्होंने डायरेक्टली इनडायरेक्टली समर्थन किया था, तो इस कारण से इनका विवाद जिसके साथ हुआ वो भी आपको ध्यान रखना है, वो हैं ओरेजेको। ओरेजेको के साथ कठोर विवाद था। क्योंकि अब जो क्वेश्चन आ रहे हैं ना मेरे दोस्तों, वो आपको ध्यान रखना है, क्वेश्चन ऐसा आ रहा है कि जो हो नहीं रहा है। तो जो वास्तव में हंस जॉर्ज गदेमर हैं, तो इनका ओरेजेको के साथ विवाद भी हुआ था। फिर इनकी किताब जो हैं, दो किताबें और भी ध्यान रख सकते हैं आप चाहें तो। एक तो इन्होंने लिखा है प्लेटो पैरामेनिडीज, द प्लेटो पैरामेनिडीज मैनिडस, तो ये किताब भी इनकी है। फिर बेसिकली एक द आइडिया ऑफ गुड,
इन प्लेटोनिक अरिस्टोलियन फिलोसफी, ये किताब भी इन्होंने लिखी। यानी कि ये प्लेटो और अरस्तु से ज़्यादा प्रभावी थे और इनका व्यवहार भी प्लेटो और अरस्तु से प्रभावित होकर चल रहा था। फिर जॉन डन भी हैं, जॉन डन भी एक किताब लिखते हैं, ये भी नव परंपरावाद की श्रेणी में आते हैं, रीथिंकिंग ऑफ मॉडर्न पॉलिटिकल थ्योरी। तो ये भी कहीं ना कहीं मूल्यों पर बल देते हैं। ये सब रिवाइवल से जुड़े हुए हैं, जो परंपरागत राजनीति सिद्धांत का पुनरुत्थान करते हैं। तो कहीं ना कहीं तो इसलिए इन सब ने परंपरावाद को बढ़ावा दिया, व्यवहारवाद की, विज्ञानवाद की आलोचना की। तो आप ये सारी बातें समझ जाना कि रिवाइवल की बात वही करेगा जो कहीं ना कहीं जो परंपरावाद का समर्थन करेगा, जिसमें उत्तर प्रत्यक्षवादी आएंगे, हरित राजनीति वाले भी, नारीवादी भी, नव मार्क्सवादी भी, उत्तर औपनिवेशिक दृष्टिकोण वाले भी, उत्तर आधुनिकतावादी भी और नव परंपरावादी भी। ये सब रिवाइवल में कंट्रीब्यूट करते हैं। ये सारी बातें आपको समझ आनी चाहिए। तो ये क्लास में मैंने छोटी सी क्लास ली ताकि आपको ये छोटे छोटे टुकड़ों में समझ आ जाए। अभी हम जस्ट फिर व्यवहारवाद पर आएंगे कुछ समय बाद, 10-5 मिनट बाद। तो बने रहिएगा और क्लास को अटेंड करते रहिएगा, ठीक है ना। अभी हम व्यवहारवाद पे आते हैं और व्यवहारवाद के बाद फिर आगे भी काम करेंगे दोस्तों, मिलकर करेंगे। आप टुकड़ों में धीरे धीरे इसको याद करें ताकि आपको ये अच्छे से याद हो जाएं और जो अब गहन क्वेश्चन आते हैं आप उनसे अछूते ना रहें। लंबी क्लास में ये समझ नहीं आते हैं मिले, इसलिए नव परंपरावादी आपको 3 टुकड़ों में पढ़ा है। नव परंपरावादी पार्ट ए, पार्ट बी और पार्ट ये सी वाला, ठीक है। फिर मिलते हैं। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।